दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे 2024 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर से भरपूर एक मजेदार मूवी की स्टोरी जो एक ऐसे युवा लड़के के बारे में है जो पढ़ाई छोड़कर अपने दोस्तों के साथ अपने देश की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को बचाने का काम शुरू करता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि दुश्मन देश के लोगों को उसके देश में छिपी हुई एक ऐसी पुरातात्विक रहस्यमयी वस्तु चाहिए जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है। तो उस रहस्यमयी वस्तु की खोज करके उसे दुश्मन देश के लोगों से बचाने के लिए ये युवा लड़का अपनी टीम के साथ एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलता है जहां हर कदम पर उसका सामना नए खतरों और रहस्यों से होता है। तो आखिर वो कौन सी पुरातात्विक वस्तु है जिसके पीछे दुनिया भर के लोग पड़े हैं और क्या कोई उसे खोज पाएगा तथा इस फैंटेसी स्टोरी में आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रेगिस्तान में एक खोजी दल को दिखाया जाता है। खोजी दल के ये लोग कई दिनों से उस रेगिस्तान में कुछ खोज रहे होते हैं, पर अब तक इनके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगती है। इस दौरान भूख प्यास से बेहाल होकर ये लोग एक जगह रुकते हैं। फिर इस दल के सदस्य अपने लीडर डैंग से कहते हैं, हमें अब तक वो नहीं मिला जिसके लिए हम इतने दिनों से इस निर्जन रेगिस्तान में भटक रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अब यहाँ से वापस लौट चलना चाहिए, वरना भूख प्यास और गर्मी से हम सब मारे जाएंगे। इस पर लीडर डैंग उन लोगों से कहता है, अगर हम खाली हाथ लौटे तो बॉस हमें वैसे ही मार डालेगा। इसी बीच वो लोग देखते हैं कि आदमखोर खूनी सियारों का बड़ा झुंड दोनों ओर से उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है और देखते ही देखते आदमखोर खूनी सियारों का वो झुंड इन लोगों पर टूट पड़ता है और इन लोगों को नोचने घसीटने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए खोजी दल के ये लोग इन आदमखोर सियारों से लड़ने की कोशिश भी करते हैं, पर सियारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो लोग ज्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर पाते और ये सियार एक एक करके इन लोगों को नोचकर खा जाते हैं। फिर जो लोग बच गए होते हैं उन्हें भी रेगिस्तान से एक विशाल बिच्छू निकलकर अपना शिकार बना लेता है। पर इन सब के बीच उनमें से एक आदमी वहां गिरी एक सुनहरी जेड प्लेट लेकर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब रहता है। इसके बाद कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां रात में टिंग नाम का एक स्मगलर अपने देश की एक ऐतिहासिक बुद्ध मूर्ति को एक अंग्रेज को बेचने के लिए उसके साथ डील कर रहा होता है। लेकिन तभी लुफी नाम का एक युवा वहां पहुंच जाता है और टिंग से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने देश की बहुमूल्य धरोहरों की चोरी करवाकर उन्हें विदेशियों के हाथ बेचते हुए? तो स्मगलर डिंग कहता है, जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाओ। दरअसल लुफी एक अमीर बाप का बेटा होता है, पर वो बहुत बड़ा देशभक्त भी होता है और अपने देश की ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक ऐसी टीम बनाता है जिसका काम अपने देश की पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण करना और उन्हें विदेशियों के हाथ पड़ने से रोकना होता है। और आज मिली सूचना के आधार पर वो टिंग को रोकने आया था। अब तक उसकी टीम भी वहां आ जाती है जिसमें कि उसके दोस्त होते हैं। ये देखकर टिंग अपने लोगों से लुफी और उसकी टीम पर हमला करने को कहता है। तो अब लुफी के साथियों और उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें लुफी टिंग से लड़ रहा होता है जबकि उसके दोस्त अपनी क्वाड बाइक्स पर सवार होकर टिंग के साथियों से। आखिरकार कुछ ही देर में लुफी की टीम स्मगलर टिंग के लोगों को धूल चटा देती है। अब टिंग लुफी से माफी मांगते हुए आगे से ऐसा काम न करने की कसम खाता है। अगले सीन में खोजी दल के जिंदा बच गए लीडर डैंग को दिखाया जाता है। एक जापानी स्मगलर उस बहुमूल्य ऐतिहासिक सुनहरी जेड प्लेट को डैंग से सोना देकर खरीद लेता है। तो डैंग उससे कहता है, तुम मुझसे ये सुनहरी प्लेट खरीद कर इसके जरिए जो खोजना चाह रहे हो उसमें कितना खतरा है इसका तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं, क्योंकि इसके चक्कर में मैं एक बार मौत के मुंह से वापस आ चुका हूँ। फिर जैसे ही डैंग सोना लेकर अपनी कार में आकर बैठता है, जापानी स्मगलर उसकी कार में बॉम्ब ब्लास्ट करके उसको मरवा देता है। अगले सीन में लुफी को अपने 4 दोस्तों भोंदू, हकला, शानू और निसी के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान निसी उन लोगों से कहती है, जापानी स्मगलर आज रात की ट्रेन से हमारे देश की कई बहुमूल्य ऐतिहासिक वस्तुएं चोरी छिपे अपने देश ले जा रहे हैं। तो अब रात में लुफी और उसके साथी भी उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। इसी ट्रेन में निनी नाम की एक लड़की भी होती है। वो भी जापानी स्मगलर से सुनहरी जेट प्लेट लूटने के इरादे से आई हुई होती है। तो जैसे ही वो स्मगलर के अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करती है, लुफी की उससे लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच लुफी स्मगलर के लोगों से जेड प्लेट वाला सूटकेस छीन लेता है, तो निनी और जापानी स्मगलर के आदमी उससे भिड़ जाते हैं। अब तक लुफी के साथी भी एक्शन में आ जाते हैं और वो ट्रेन एक युद्ध का अखाड़ा बन जाती है जिसमें वो जेड प्लेट पाने के लिए कभी लुफी निनी से लड़ता है तो कभी जापानी स्मगलर और उसके लोगों से। इससे ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती
जाती है। इस दौरान लूफी स्मगलर के लोगों से निनी की जान बचाता है और फिर अपने साथियों के साथ क्वाड बाइक्स पर सवार होकर निनी को लेकर वहां से बचकर निकल जाता है। लेकिन बाहर निनी लूफी के सर पर गन लगा देती है और उससे जेड प्लेट वाला सूटकेस लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो सूटकेस अपने अंकल हुओ को दे देती है, पर जब उसका अंकल हुओ वो सूटकेस खुलवाता है तो उसके अंदर सुनहरी जेट प्लेट नहीं होती। ये देखकर निनी चौंक जाती है। दरअसल लूफी और उसके साथियों ने ट्रेन में ही बड़ी चालाकी से असली सूटकेस को एक नकली सूटकेस से बदल दिया था, पर निनी इस बात से अनजान थी। तो अब हांग सुनहरी जेट प्लेट लाने के लिए फिर से निनी को भेजता है। इधर लूफी सुनहरी जेट प्लेट अपनी टीम के पुरातत्ववेत्ता को दिखाता है तो वो पुरातत्ववेत्ता कहता है ये सुनहरी प्लेट मिंग राजवंश की एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर है और इसके जरिए मिंग राजवंश के कई छिपे हुए राज सामने आ सकते हैं, जिनमें मशहूर मिंग वंश का खजाना और उस समय की कुछ दुर्लभ रहस्यमयी आविष्कार भी शामिल हैं। तो लूफी कहता है शायद इसीलिए जापानी लोग और वो लड़की इस सुनहरी जेट प्लेट के पीछे लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसके जरिए वो लोग कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जिससे दुनिया बदल जाएगी। दूसरी ओर जापानी स्मगलर जब खाली हाथ अपने मालिक शिंतो के पास पहुंचता है तो शिंतो उससे नाराज होकर उसे गोली मार देता है। तभी शिंतो के लिए काम करने वाला एक समुराई लड़ाका डोडा वहां आता है और अपने मालिक से कहता है भले ही ये सुनहरी जेट प्लेट लाने में नाकाम रहा, पर मैं उस प्लेट को हर हाल में लेकर आऊंगा। तो जापानी माफिया शिंतो से कहता है अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारा हश्र भी इसके जैसे ही होगा। इधर निनी लूफी से वो सुनहरी प्लेट हासिल करने के लिए छुपकर उस पर नजर रख रही होती है। फिर जब वो लूफी के पास जाती है तो लूफी उस पर लाइन मारता है क्योंकि वो उसे पसंद आ गई होती है, पर निनी कहती है मुझे वो सुनहरी प्लेट हर हाल में चाहिए। तो लूफी उसको अपना एड्रेस देते हुए कहता है जिसने भी तुम्हें वो प्लेट लाने के लिए भेजा है उससे कहो कि मेरे सामने आकर प्लेट हासिल करने के पीछे उसका मकसद बताए। फिर वो अपने घर चला जाता है जहां उसके पापा आए हुए होते हैं और उससे कहते हैं तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली, अब मैं तुम्हें अपने साथ हांगकांग लेकर जाऊंगा। तो लूफी कहता है मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर ये काम इसलिए नहीं शुरू किया कि इसको यूं ही छोड़ दूं। इस पर उसका बाप उससे कहता है तुम समझ नहीं रहे हो कितना बड़ा खतरा है तुम पर। यहाँ जापानी माफिया और लीडर्स का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है और अब तो वो लोग हमारे देश की सरकार तक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ अपने लोग शामिल कर रहे हैं तथा जिसने भी उनकी बात नहीं मानी उसको शिंतो ने मरवा दिया और वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। वो कुछ ऐसा हासिल करना चाहता है जिससे उसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैल जाए और तुम उसके रास्ते का रोड़ा बन रहे हो। पर लूफी कहता है अगर अपने देश के लिए मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने देश की धरोहरों की विदेशियों से हर हाल में रक्षा करूंगा। और वो हांगकांग वापस जाने से मना कर देता है। इसके बाद लूफी अपने दोस्तों के पास जाता है जहां वो लोग चर्चा करते हैं कि जापानी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक प्लेट उनका प्लान पूरा करने में उनकी मदद कर सकती है। तभी निनी अपने चाचा हुओ के साथ वहां आ जाती है। उसका चाचा लूफी से कहता है मैं एक पुरातत्व खोज करता हूं और तुम्हारी तरह ही अपने देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना चाहता हूं। अब निनी लूफी और उसके साथियों को इतिहास के कुछ पन्ने देती है और उन लोगों से कहती है कि लोगों को लगता है कि मिंग वंश का पतन अपने आप ही हुआ था, पर यह सच नहीं है। बची हुई सेना ने मिंग वंश का खजाना और एक अनोखा दुर्लभ आविष्कार किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। आगे उसका चाचा कहता है और उस गुप्त स्थान तक पहुंचने का नक्शा इस सुनहरी प्लेट में बड़ी ही चालाकी से छिपा दिया गया था, इसलिए हमें जापानियों से पहले उस जगह तक पहुंचना होगा। तभी हम ये जान पाएंगे कि मिंग वंश ने ऐसा क्या छिपाया था जिसको पाकर ये जापानी पूरी दुनिया पर हावी होना चाहते हैं। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी इन लोगों पर गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार शुरू हो जाती है और बचने के लिए ये लोग इधर उधर छिपने लगते हैं। पर इस दौरान लूफी के एक साथी हकला को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। ये देखकर लूफी और उसके साथी बहुत दुखी हो जाते हैं, पर शिंतो के आदमियों के हमलों से बचने के लिए मजबूरी में लूफी और उसके साथी वहां से भागते हैं। फिर हमलावर डोडा सुनहरी प्लेट वाला वो सूटकेस उठा लेता है। दूसरी ओर भागते हुए लूफी को अपने पिता का ध्यान आता है तो वो अपनी टीम के साथ वापस लौट पड़ता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डोडा और उसके साथियों ने उसके पिता को भी गोली मार दी थी और लूफी के वहां पहुंचते ही वो भी दम तोड़ देते हैं। बेचारे लूफी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले दोस्त और फिर पिता की मौत उसे गुस्से और बदले की भावना से भर देती है। उधर शिंतो सुनहरी प्लेट को अपने आदमी डोडा के हाथों में देकर उसे अपने प्राइवेट जहाज से उस गुप्त जगह की खोज में भेजने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि डोडा का प्लेन टेक ऑफ करता, लूफी अपने साथियों के साथ क्वाड बाइक्स पर सवार होकर वहां पहुंच जाता है। अब शिंतो के लोग उन लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं तो लूफी और उसके साथी भी शिंतो और उसके लोगों पर गोलियां चलाते हैं। इस गोलीबारी के बीच शिंतो डोडा से प्लेन लेकर उस जगह की खोज में निकल
जाने को कहता है। इसलिए डोडा पायलट से उस प्लेन को उड़ाने को कहता है। ये देखकर लूफी और उसके साथी रनवे पर उस प्लेन का पीछा करते हैं और लूफी अपनी बाइक्स लेकर प्लेन के अंदर घुस जाता है। अब तक प्लेन उड़ चुका होता है और प्लेन के अंदर ही डोडा और लूफी में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू होते हैं। इस दौरान लूफी के हाथ से चली गोली पायलट को लग जाती है और वो मारा जाता है। इससे उड़ रहा वो प्लेन अनियंत्रित हो जाता है और नीचे की तरफ आने लगता है तथा संतुलन बिगड़ने की वजह से आपस में लड़ रहे लूफी और डोडा भी प्लेन में इधर से उधर लुढ़कने लगते हैं। आखिरकार ये अनियंत्रित प्लेन एक रिहायशी इलाके में जा गिरता है। इस दौरान डोडा लूफी को लात मारकर बाहर फेंक देता है और खुद वो सूटकेस लेकर प्लेन से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी निनी वहां आकर अपनी गाड़ी से डोडा को ठोकर मार देती है और लूफी तथा उस सूटकेस को लेकर वहां से चली जाती है। रात में लूफी अपनी जान बचाने के लिए निनी को शुक्रिया कहता है तो निनी और उसका चाचा लूफी से कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी सुनहरी जेड प्लेट में छिपे नक्शे वाली जगह पर पहुंचना होगा, इससे पहले कि सिंतो और उसके लोग वहां पहुंचे। इसी बीच लूफी का दोस्त भोंदू वहां आता है और बात करते करते जैसी ही वो उस प्लेट को हिलाता है उस पर एक मानचित्र उभर आता है। तो निनी प्लेट पर उभरे उस मानचित्र को दुनिया के मैप पर रखकर देखती है जिससे उन लोगों को उस जगह का पता चल जाता है। अब अगले दिन निनी, लूफी और उसकी टीम उस गुप्त जगह की खोज में एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं और उसी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां फिल्म की शुरुआत में खोजी दल को दिखाया गया था। आखिरकार काफी दूर तक इस बीहड़ रेगिस्तान में आगे बढ़ने के बाद निनी कहती है प्लेट पर बने नक्शे के अनुसार मिंग वंश की वो गुप्त जगह यहीं कहीं होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो लूफी कहता है सभी लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर खोजो पर ज्यादा दूर मत जाना। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं वहां तेज रेतीला तूफान आ जाता है जिसकी चपेट में आकर ये लोग तिनके की तरह तितर बितर होने लगते हैं और फिर जब कुछ देर बाद तूफान गुजर जाता है तो ये लोग खंडहर हो चुके एक प्राचीन नगर के बीचों बीच पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर भोंदू सभी लोगों से कहता है कि यह प्राचीन हुंगशा शहर है। निनी कहती है नक्शे के अनुसार इसी खंडहर शहर के पूजा घर में उस रहस्यमय गुप्त जगह तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए क्योंकि ये शहर प्लेग की बीमारी फैलने से तबाह हो गया था और लोगों ने जान बचाने के लिए एक विशाल पूजा घर का निर्माण किया था। इसके बाद वो लोग वहां दिख रहे एक हाल की ओर बढ़ते हैं पर तभी आदमखोर खूनी शियारों का झुंड वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते सियारों का ये झुंड चारों ओर से इन लोगों को घेर लेता है। ये देखकर वो सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं लेकिन अब तक आदमखोर सियारों का झुंड इन लोगों पर टूट पड़ता है और इन लोगों को नोचने घसीटने लगता है। खुद को बचाने के लिए ये लोग सियारों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं लेकिन एक खूनी सियार वहां आतंक फैला देते हैं। इस दौरान निनी को खाने उसकी ओर बढ़ रहे सियार को लूफी मार गिराता है और लूफी के बाकी साथी भी सियारों पर गोलियां चलाना जारी रखते हैं पर सियारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है इसलिए इन खूनी सियारों पर गोलियां भी नाकाफी साबित होती हैं और ये आदमखोर सियार इन लोगों का शिकार करने की कोशिश में लगे होते हैं। इसी बीच अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे लूफी के एक साथी पर कई सियार एक साथ टूट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। ये देखकर लूफी और उसके बाकी साथी उसे सियारों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उसको साथ लेकर वो सभी बचने के लिए वहां बने एक खंडहर हाल में घुस जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर सियारों का झुंड वो दरवाजा खोलने की भी कोशिश करता है तथा अब तक कई सियार तो इस खंडहर हाल की दीवारों पर भी चढ़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सियार इन लोगों पर हमला कर पाते वहां एक विशाल गरुड़ पक्षी आ जाता है और इन सियारों पर टूट पड़ता है जिससे सियारों में अफरा तफरी मच जाती है और सभी सियार उस गरुड़ से बचकर भागने लगते हैं। इस दौरान लूफी के जिस साथी के हाथ को सियारों ने नोचा था उसमें जहर फैलने लगता है तो निनी कहती है इस जहर को इसकी पूरी बॉडी में फैलने से रोकने के लिए इसका हाथ काटना होगा। लूफी ऐसा नहीं चाहता था इसलिए लूफी का वो साथी खुद ही अपना हाथ काट देता है। रात होने पर लूफी और निनी बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी इन दोनों को हाल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है इसलिए ये लोग अंदर भाग कर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर इनके साथियों को बहुत से बिच्छू दिखाई दे रहे थे जो बुद्ध की एक मूर्ति के नीचे से बाहर आ रहे होते हैं। ये देखकर लूफी जब बुद्ध की उस मूर्ति को ध्यान से देखता है तो उसे मूर्ति के हाथ पर वैसी ही आकृति दिखती है जैसी उस सुनहरी प्लेट में उभरी हुई होती है। लूफी ये बात निनी को बताता है और फिर प्लेट को बुद्ध की हथेली में बने खांचे पर रखकर घुमा देता है। ऐसा करते ही बुद्ध की मूर्ति एक तरफ खिसक जाती है और उस जगह पर नीचे जाने का एक रास्ता दिखाई देने लगता है तो ये लोग उस रास्ते से नीचे बनी गुप्त गुफा में जाते हैं। अब तक सिंतो भी डोडा और अपने बाकी साथियों के साथ इस खंडहर शहर तक पहुंच जाता है। इधर मूर्ति के नीचे के रास्तों से होते हुए लूफी और उसकी टीम आगे बढ़ती है। वहां सामने गुफा की दीवार में एक बड़ा बंद दरवाजा लगा होता है। उस पर चित्रित जानकारी को
पढ़कर निनी सबसे बताती है कि उस समय सोने की बनी 500 बड़ी बुद्ध मूर्तियों को भारत से यहाँ लाया गया था, शायद हमें अंदर जाने पर यहाँ बाकी के छुपे राज पता चल सके। फिर वो दरवाजे पर लगी पट्टियों को सही क्रम में खिसकाती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। अब ये सभी लोग अंदर जाते हैं, जहाँ एक बड़ी बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर कई मूर्तियां रखी हुई होती हैं। तो भोंदू सबसे पूछता है कि आखिर यहाँ इतनी सारी बुद्ध की मूर्तियां क्यों हैं और इन मूर्तियों का पेंट कैसे झड़ रहा है। किसी को वहाँ का रहस्य समझ में नहीं आ रहा होता। तभी इन लोगों की नजर वहीं पास में रखे हुए प्राचीन सोने चांदी की वस्तुओं पर पड़ती है। तो लूफी के साथ ही सोने की ईंटें और बाकी सामग्री अपने पास भरने लगते हैं। निनी कहती है ये सब जरूर मिंग राजवंश का होगा। इसी बीच भोंदू और बाकी सभी लोगों को वहाँ एक बड़े से पात्र में रखा हुआ कोई केमिकल दिखता है। लूफी कहता है कोई भी इसको मत छूना, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। अब तक सिंतो भी अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। वो अपने साथ निनी के चाचा हुओ को भी पकड़ लेता है। हुओ निनी से कहता है हमारे ही एक साथी अबीद ने गद्दारी करके हमारी सूचना सिंतो को दे दी। अब सिंतो वहाँ रखे उस केमिकल की तरफ इशारा करते हुए हुओ से कहता है तो यही है मिंग वंश के समय में बनाया गया सबसे दुर्लभ केमिकल, जिससे किसी भी इंसान को शैतान बनाया जा सकता है। हुओ कहता है हाँ, ये उस वक्त के वैज्ञानिकों की गलती से बना था। तो सिंतो कहता है इसकी मदद से मैं एक शक्तिशाली सेना बनाकर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। हुओ कहता है मेरे जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सुनते ही सिंतो के इशारे पर डोडा उसे मार डालता है। फिर सिंतो अपने आदमियों से लूफी के साथियों को भी मार डालने को कहता है और दोनों ओर से भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सिंतो के आदमी लूफी की टीम के लोगों पर गोलियां चलाते हैं और लूफी के टीम के लोग खुद को बचाते हुए सिंतो के आदमी पर गोलियां चलाते हैं। इस दौरान डोडा और लूफी में भी जोरदार लड़ाई होती है। डोडा लूफी की जान लेने पर उतारू होता है। इस गोलीबारी में वहां रखी उन मूर्तियों के ऊपर का पेंट उजड़ने लगता है और मूर्तियों का असली सोने का स्वरूप सामने आने लगता है। ये देखकर सिंतो बहुत खुश हो जाता है। दरअसल वहां रखी सारी मूर्तियां शुद्ध सोने की बनी थी, जिनके ऊपर मिट्टी का पेंट लगा दिया गया था ताकि किसी को ये राज पता न चलने पाए और ये मूर्तियां चोरी से बची रहें। दोनों ओर से हो रही इस लड़ाई में कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ घायल होते हैं। इसी बीच केमिकल भरने की कोशिश कर रहे अपने गद्दार साथी को भी निनी गोली मार देती है। इधर लूफी और डोडा की लड़ाई में लूफी को कमजोर पड़ता देखकर लूफी का लूला साथी भी डोडा से भिड़ जाता है, तो डोडा उसकी भी जान लेने की कोशिश करता है। अब तक लूफी फिर से उठकर डोडा से लड़ने लगता है, लेकिन डोडा उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे तलवार घुसाने लगता है। इसी बीच एक विशाल बिच्छू जमीन चीरकर बाहर आ जाता है। तो अब जैसे ही डोडा का ध्यान उस पर जाता है, लूफी मौका पाकर डोडा की तलवार से उसका ही काम तमाम कर देता है। इधर बाहर आया वो बिच्छू सभी पर हमला करने लगता है, तो वहां मौजूद सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर उस विशाल बिच्छू पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो उन लोगों पर हमला करना जारी रखता है। इस हमले में वो लूफी की एक साथी लड़की को भी डंक घुसाकर मार डालता है। तो अब बिच्छू को किसी भी तरह काबू में ना आता देखकर और अपने बाकी दोस्तों की जान बचाने के लिए घायल लूफी एक बैग में बॉम्ब भरकर बिच्छू की ओर भागता है और बिच्छू के पास जाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे बिच्छू और लूफी दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। लूफी के इस बलिदान से न सिर्फ उसके कुछ दोस्त जिंदा बच जाते हैं, बल्कि उसके देश की धरोहर भी सुरक्षित रहती है। इस तरह ये एक्शन एडवेंचर फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब